जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेट नंबर 1। इससे पहले इस सेट का लगभग जो कि 29 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कशन कर लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं उन्हें देखा तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे का डिस्कशन करने वाले हैं। बात करें इन क्वेश्चन के बारे में तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर बात करें वहीं इस क्वेश्चन के बारे में तो निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो इस प्रश्न का यानी पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो कि लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य एक भौगोलिक सीमा बनाती है, या फिर यह दोनों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, या फिर यह विश्व की सबसे खारे जल की या कहे सबसे बड़ा झील है। तो अगर कौन सा कथन जो कि सुपीरियर झील के किस संबंध में सत्य है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो ये भौगोलिक सीमा यानी कि कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सत्य है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई आप देखते हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई है 563 किलोमीटर है। वहीं बात करें कि ये खारे जल की ना होकर के एक मीठे जल की लेक है, यानी कि विश्व की सर्वाधिक मीठे जल की, जो कि आपको क्वेश्चन देखने को कई बार एग्जामों में मिलेगा। तो सर्वाधिक मीठे जल की जो झील है वो लेक सुपीरियर है। तो यानी कि विकल्प की अगर बात करें तो विकल्प बी गलत है, साथ ही साथ विकल्प सी गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यह कनाडा और यूएसए के मध्य एक भौगोलिक सीमा बनाती है। वहीं बात करें कि लेक से संबंधित यानी झीलों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको देखने को एग्जामों में मिलते हैं। तो सबसे पहले एक पूछता है कि विश्व की अगर मीठे पानी की लेक सुपीरियर है तो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो सर्वाधिक खारे पानी की झील की बात करें तो तुर्की की वान झील हो जाती है, जो कि सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो आप इस चीज़ को भी एक नोट कर लीजिएगा, यानी जो तुर्की में स्थित वान झील है वो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। अगर बात करें वहीं आपसे क्वेश्चन फिर पूछता है एक कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो कि सर्वाधिक गहरी झील की बात करें तो गहरी झील आपको देखने को मिलती है रूस में जो स्थित है, वो कौन सी है, बैकाल झील है। यानी बैकाल झील जो कि सर्वाधिक गहरी झील है। वहीं पूछता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से पूछता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर यानी कि ऊंचाई की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो कि टिटिकाका झील आपको देखने को मिलेगा। चिली और पेरू की सीमा में स्थित जो कि टिटिकाका झील जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगर वहीं बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत की सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आप देखे होंगे कि जो सिक्किम में स्थित है चुलामू झील, सिक्किम में स्थित चुलामू झील यानी भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक जगह इन सबको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलते हैं तो आप उनको सही कर पाइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो यानी कौन सा स्थान बात करें या कौन सी पर्वत श्रृंखला बात करें तो जो कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच है। तो अगर बात करें तो दिल्ली रिज, अरावली श्रेणी, साथ ही साथ सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये बंगाल और अरब सागर के बीच यानी कि जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप देख रहे हैं कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो अगर बात करें तो ये एशिया यानी पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट कहें या फिर भूमध्य सागरीय महासागर की जो सागर जो कि यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के उत्पत्ति स्थान हो जाता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा एशिया का पश्चिमी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जीटी टिवर्था के अनुसार
भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो जीटी तिवर्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र पश्चिमी घाट है। अगर बात करें जो भारत के अधिकांश क्षेत्र हैं वो एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं मैं आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पवनें पाई जाती हैं या फिर कहीं किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाले चावलों की फसलों के स्थानीय नाम हैं। तो अमन, साली और अगहनी, यानी विकल्प नंबर बी अमन, साली और अगहनी ये कि जो कि चावल की शीतकाल में उगाई जाने वाली फसलों की स्थानीय नाम है। बात करें अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कहें या कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो अगर बात करें कि गंगा के हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं अगर मैप के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे तो शायद इसको कई समझ पाएंगे नहीं। कई बार जब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो गलती होती है। तो गंगा को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें हरिद्वार से लेकर के जो कि आपको प्रयागराज तक का स्थान यानी गंगा का स्थल जो देखने को मिलता है उसको यानी कहते हैं ऊपरी गंगा। अगर बात करें तो ऊपरी गंगा हरिद्वार से लेकर के प्रयागराज तक का स्थान जो कि ऊपरी गंगा कहलाता है। अगर वहीं बात करें जो प्रयागराज से लेकर मालदा तक का जो कि स्थान है या बात करें गंगा है वो उसको कहते हैं तो मध्य गंगा कहते हैं। क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके कि मध्य गंगा के मध्य कौन कौन से राज्य यानी कितने राज्यों में मध्य गंगा का मैदान कहें या फिर मध्य गंगा का क्षेत्र जो कि स्थित है, तो आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज, साथ ही साथ बिहार यानी यूपी और बिहार, ये 2 राज्य हैं जो कि मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात करें निचली गंगा की बात करें तो यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि मालदा से लेकर के सुंदरबन के डेल्टा या फिर कहें सुंदरबन तक के स्थान को जो कि हम मध्य गंगा का स्थान या क्षेत्र कहें या फिर मैदान कहते हैं। तो ये 3 भागों में बांट करके गंगा का अध्ययन किया जाता है, ऊपरी गंगा, साथ ही साथ मध्य गंगा, तीसरा जो देखने को मिलेगा आपको निचली गंगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इस जगह यानी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी नहीं है। तो मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु की विशेषता नहीं है। तो यानी कि जो प्रयागराज से लेकर के मालदा तक के स्थान की बात कर रहा है आप, तो अगर बात करें कि विशेषता कभी नहीं है तो प्रतिवर्ष यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये कथन सही है। साथ ही साथ बात करें इसका 2 राज्यों से अधिक में विस्तार है, तो आप देखते हैं कि प्रयागराज से लेकर के मालदा तक के जो मध्य गंगा का मैदान कहें या मध्यवर्ती गंगा के मैदानी क्षेत्र कहें या फिर मध्यवर्ती गंगा कहें, तो यानी यूपी के साथ साथ बिहार में भी इसका प्रवाह होता है। तो इस वजह से इसको 2 राज्यों में विस्तार है, ये कथन भी सही है। अगर बात करें यह गंगा उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है, तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी जो नदियां जैसे सोन हो गई, क्यूल हो गई, साथ ही साथ चंबल, कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से गंगा की सहायक नदियां मिलती हैं, तो इस वजह से ये कथन भी सही है। लेकिन हमसे जो पूछा है कि कौन सी विशेषता यानी कि कौन सी विशेषता है जो कि मध्यवर्ती गंगा मैदान के नहीं है, तो नहीं है, तो तीनों विकल्प सही हैं। तो इस वजह से जो इसका उत्तर हो जाएगा तो विकल्प नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है तो इस वजह से विशेषताएं जबकि तीनों सही है, तो इस वजह से ये ना होकर के इसका जो होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ से संबंधित आप अब क्वेश्चन पकड़ पाइएगा। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। कई बार आपको यहाँ स्टेट पीसीएस आप देंगे, जब भी किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन किसकी बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो हो जाएगा होन्शु द्वीप। लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो कि हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फैक्ट डिस्कशन करते हैं, कई बार 8-8, 10-10 फैक्ट्स भी डिस्कशन करते हैं। तो अगर बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो 2,30,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो होन्शु द्वीप का है। यानी जब बात करें जापान का सर्वाधिक या सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। उसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2,30,000 वर्ग किलोमीटर है।
अगर वहीं बात करें जो कि जापान का टोटल एरिया, जो कि कल की वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कशन किया था, तो जापान का जो टोटल एरिया है यानी टोटल क्षेत्रफल जो है आपको देखने को मिला था तो कि 5,77,000 वर्ग किलोमीटर जो कि आपको देखने को पूरा जो एरिया है। वहीं जिसका सर्वाधिक या सबसे बड़ा जो द्वीप था वो होन्शु द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2.3 लाख, अगर बात करें 2.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होन्शु द्वीप हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग नहीं है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है, यानी ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो कई बार यहाँ से एग्जाम पूछता है कि ग्रीनलैंड किस देश का भाग है, स्वीडन का भाग है, फिनलैंड का भाग है, या फिर कनाडा का भाग है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करें तो जो ग्रीनलैंड का राजनीतिक जो अगर बात करें यानी भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो भौगोलिक दृष्टि जो ग्रीनलैंड है वो कनाडा का भाग है। आपको कई बार पूछेगा कि ग्रीनलैंड जो कि देश यानी एक द्वीप है तो उस पर अधिकार किसका है। तो अगर अधिकार की बात करें तो डेनमार्क का अधिकार है, अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो कनाडा का भाग है, यानी कनाडा का भाग है। वहीं अगर बात करें इस पर राजनैतिक अधिकार यानी कि जिसका अधिकार है तो कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को एग्जामों में मिलते हैं। तो बात करें ग्रीनलैंड पे जो राजनीतिक अधिकार है वो किसका है, तो डेनमार्क का है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो किस एरिया में स्थित है, तो कनाडा का पार्ट है। तो इस जब क्वेश्चन यहाँ से आपसे कुछ पूछता है तो यही पूछता है कि राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। तो अगर उत्तर की बात करें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कनाडा यहाँ से जो देश का भाग के बारे में पूछ रहा है, तो अगर भाग के बारे में बात करें तो कनाडा हो जाएगा। अगर इसकी बात करें कि राजनीतिक रूप से अधिकार किसका है, तो राजनीतिक अधिकार की बात करें तो यहाँ पे डेनमार्क होगा। तो यहाँ की क्योंकि ये क्लियर नहीं किया गया है कि राजनीतिक अधिकार से पूछ रहा है या भौगोलिक से, तो इसका जो प्रश्न होगा उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। क्योंकि अगर अधिकार की बात करते हैं राजनीतिक अधिकार तो वो डेनमार्क का है, और जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से या फिर कुछ कहें कि कुछ और जो कि फैक्ट कई बार आपको द्वीपों से संबंधित पूछ लेता है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है, या फिर एशिया का सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहीं पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि जो विश्व के सर्वाधिक 5 बड़े द्वीप है उनको 1 बाय 1 करके हम लोग लिख लेते हैं। तो जो पहला है जो ग्रीनलैंड है, यानी सर्वाधिक बड़ा जो विश्व का अगर बात करें द्वीप है तो कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। दूसरा बात करें तो अगर बात करें जो दूसरा है पपुआ न्यू गिनी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि ग्रीनलैंड न दे करके पूछता है कि सर्वाधिक बड़ा कौन सा है, तो वहाँ पर पपुआ न्यू गिनी या कहे क्रम के हिसाब से कहे तो दूसरा हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, जो कि दूसरा सर्वाधिक विश्व का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है। अगर बात करें तीसरा सर्वाधिक बड़ा तो आपको देखने को मिलेगा जो कि बोर्नियो द्वीप हो जाता है। बोर्नियो द्वीप बात करें कहाँ है, तो ये एशिया महाद्वीप का बात करें तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक बड़ा है। यानी अगर क्रम के हिसाब से विश्व के अकॉर्डिंग बात करें तो तीसरा है बोर्नियो द्वीप। अगर वहीं एशिया के मद्देनज़र बात करें यानी एशिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बोर्नियो द्वीप यानी एशिया का सर्वाधिक बड़ा द्वीप जो अगर बात करें तो बोर्नियो द्वीप हो जाता है। वहीं बात करें चौथा जो कि सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है, तो चौथा आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर द्वीप, जो कि विश्व का सर्वाधिक या बात करें विश्व का चौथा सर्वाधिक बड़ा देश है। अगर बात करें पाँचवा तो पाँचवा आपको देखने को मिलेगा बेफिन की खाड़ी। ये कुछ 5 प्रमुख विश्व के सर्वाधिक बड़े देश है। कौन सा है, एक तो ग्रीनलैंड है, दूसरा पपुआ न्यू गिनी है, तीसरा बोर्नियो हो, चौथा आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा। अगर पाँचवें की बात करें तो बेफिन की खाड़ी हो जाती है। अगर वहीं बात करें हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत का सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अगर द्वीप समूह के हिसाब से बात किया जाए तो द्वीप समूह के हिसाब से अगर बात करें तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान
साथ ही साथ निकोबार द्वीप समूह के हिसाब से अगर सिंगल द्वीप पूछ लेता है तो लक्षद्वीप का एंड्रोप द्वीप, लक्षद्वीप का एंड्रोप द्वीप जो कि भारत का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है। तो अगर सिंगल के बारे में, सिंगल द्वीप अगर सब भारत का पूछ लेता है कि सर्वाधिक बड़ा कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगा लक्ष्य का एंड्रोप द्वीप, क्योंकि यहाँ से कई बार आपको एग्जामों में पूछ कर फंसाता है। तो इस वजह से इसको एक चीज़ जगह नोट कर लीजिएगा। इसका एरिया की बात करें तो 4.90 किलोमीटर है, यानी भारत का सर्वाधिक सिंगल। यहाँ पे आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि सिंगल द्वीप, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो लगभग 572 द्वीप समूहों को मिला करके एक द्वीप बनता है, लेकिन जो सिंगल द्वीप सबसे बड़ा द्वीप भारत का है वो लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोप द्वीप स्थित है। तो एंड्रोप द्वीप जो भारत का सर्वाधिक बड़ा है सिंगल के हिसाब से। तो अब बात करते हैं, जैसे कि कई बार आपसे पूछ लेता है कि नदी द्वीप कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप, या फिर कहें भारत का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप, आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो भारत का कहें या विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो नदी द्वीप जो कि आपको देखने को मिलेगा आसाम में, माजुली यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित भारत का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप हो जाता है। कौन सा हो जाता है? माजुली द्वीप, जो कि आपको बात करें तो आसाम में स्थित है। साथ ही साथ किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको देखने को मिलेगा, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अगर बात करें यहाँ से जो क्वेश्चन उठाता है, यही पूछता है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। पूछेगा कि किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से भी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 38 निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटबंध में आता है, यानी कौन सा स्थान है जो कि शीत कटबंध में आता है। तो अगर बात करें कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दक्षिणी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है, या फिर अगर बात करें दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के अक्षांशों के बीच स्थित है, यानी शीत कटबंध के बारे में पूछ रहा है। तो अगर बात करें वहीं विकल्प नंबर सी के बारे में, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है, तो कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? तो जो कि सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह जो कि स्थित है दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। साथ ही साथ जो कि स्थित है दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच स्थित है। तो विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर दोनों सही है। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो जैसे कि अभी हमने जब गंगा का मैदान पढ़ा था, यानी मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है, तो यानी कि ऊपरी गंगा मैदान के हिस्से में है, या मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में है, या निम्न गंगा का या निचली गंगा के स्थान में। जब हमने अभी देखा था कि गंगा का जो विभाजन किया था 3 में, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, तो वैसे ही भारत यानी कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। बात करें कि आप जैसे बिहार का मैप की बात करें, तो बिहार के मैप आप लोग देखा होगा। तो बिहार के मैप की अगर बात करें कि बिहार के मैप, तो कई बार यहाँ से एग्जामों में जब पूछता है तो आप लोग देखिएगा कि बिहार, जैसा कि मैप के माध्यम से हम इस चीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं, तो कई बार यहाँ से एग्जामों में आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि बिहार जो गंगा का स्थान आपके बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो कि भोजपुर से लेकर, भोजपुर मैदान कहें या भोजपुर से लेकर सोन नदी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो इस स्थान को अगर बात करें तो इसको मगध का मैदान कहते हैं। यानी भोजपुर से लेकर के सोन नदी तक के बीच के, सोन नदी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो मगध का मैदान कहलाता है। मगध का मैदान कहलाता है। अगर वहीं बात करें हम लोग की, यानी सोन नदी से लेकर के जो कि आपको देखने को मिलेगा क्यूल नदी, यानी क्यूल नदी के जो स्थान को कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंग का मैदान, यानी अंग का मैदान। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि कौन सा मैदान जो कि मध्य गंगा के अंतर्गत आता है। तो मध्य गंगा के अगर अंतर की बात करें तो मध्य गंगा के अंतर्गत जो आता है वो अंग का मैदान आता है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की,
अंग का जो मैदान आता है किसके अंतर्गत आता है, तो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो बात करें जैसे क्वेश्चन विकल्प नंबर 1, जोग किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। अगर बात करें कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी दिया है, जबकि कावेरी नदी ना होकर के कपिल धारा जो स्थित है वो नर्मदा नदी में स्थित है, तो ये गलत हो गया। अगर वहीं बात करें धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात भी गोदावरी नदी पर ना स्थित होकर के जो स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यानी विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर डी, बी, ये दोनों गलत है। तो इस वजह से नहीं ही पूछ रहा है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन से हैं, विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर बी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी नहीं पूछा है तो नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो कि 41 है, भारत बंदरगाहों के हिसाब से अगर आप बात करें, हालांकि इसका हमने सेपरेटेड वीडियो अगर बात करें बंदरगाहों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, हमने एक अपलोड कर दिया चैनल में, आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो मैप के माध्यम से, जैसे कि हम अगर डिस्कशन करें, क्योंकि कई बार यहाँ से आपके एक मैप के माध्यम से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर मैप से उस चीज़ को पढ़े होंगे तभी इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। तो जैसे कि जो बात करें, जो पहले कह रहा है कि विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम जो आपको देखने को मिला आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा, यानी सबसे ऊपरी स्थान पर कौन सा होगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा। यानी विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि सर्वाधिक सबसे ऊपर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वहीं आपको बात देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिलेगा काकीनाडा, यानी दूसरा जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, काकीनाडा बंदरगाह देखने को मिलेगा। तीसरा बात करें आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, जो कि आपको देखने को मिलेगा मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। ये 3 प्रमुख जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है बंदरगाह है, मछलीपट्टनम। तो आप इन चीज़ों को देखिएगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह, साथ ही साथ मछलीपट्टनम बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऊपर से, क्योंकि इनका दक्षिण से यानी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है, तो ऊपर से नीचे का क्रम पूछ रहा है। अगर बात करें जो कि तीसरा है नागपट्टनम, साथ ही साथ का जो चौथा पूछ रहा है वो नागपट्टनम पूछ रहा है। तो नागपट्टनम की अगर बात करें तो नागपट्टनम जो कि स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऊपर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि पहले जो कि विशाखापट्टनम ऊपर है, सर्वाधिक ऊपर, फिर उसके बाद काकीनाडा हो जाएगा, तो 4, 1, साथ ही साथ 2, 3, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। भारत में असुरक्षित प्रजाति है, कौन कौन सी प्रजाति हैं जो कि असुरक्षित है या फिर कहें डेंजर्ड कंडीशन पे है। तो बात करें एशियाई हाथी, साथ ही साथ काला हिरण, गंगे डॉल्फिन, ये तीनों जो कि असुरक्षित प्रजाति की कैटेगरी में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो बीज बचाओ आंदोलन, नवोत्थान आंदोलन, तवा मत्स्य संघ, इन सभी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का भी जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन जैसे कि 44 में सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। तो अगर बात करें सरदार सरोवर बांध के बारे में, तो सरदार सरोवर बांध जो कि कवर करता है वो अगर देखें तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा है, सरदार गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, साथ ही साथ करें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को कवर करता है। वहीं बात करें गोवा जो कि काफ़ी नीचे स्थित है, तो ये गोवा राज्य को कवर नहीं करता। तो यहाँ से भी
के माध्यम से भी एलिमिनेट करके हम लोग सही कर सकते हैं। अगर बात करें पंजाब जो कि सरदार सरोवर के बांध के काफ़ी ऊपर है, तो इस वजह से ये भी विकल्प सही नहीं होगा। तो अगर एलिमिनेट के माध्यम से करें तो भी विकल्प नंबर 1 सही होता है, यानी सही विकल्प हो जाए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को कवर करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयानक हुई, क्योंकि तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा इनके जलाशयों से अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, ये भी सही बात है। अगर बात करें अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, ये भी सही है। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन, तो गलत होगा। यानी इसका अगर बात करें जो सही है तो विकल्प ए और विकल्प 2 सही है। तो अगर बात करें इनमें से कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तो विकल्प नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है। तो जो इसका सही उत्तर की बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी द्वारा अनिवार्य कर दिया था। यानी उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तमिलनाडु। बात करें कब किया था, तो 2001 में अनिवार्य किया था। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, उपयुक्त में से किसानों के फायदों के लिए संस्थागत सुधार कौन किया गया था। तो अगर बात करें सर्वाधिक जो सबसे पहले किया गया था तो भूमि सुधार की बात करें तो कब किया गया था। भूमि सुधार की अगर बात करें तो 1951 ईस्वी में, यानी 1951 में प्रथम बार जो किया गया था भूमि सुधार किया गया था। वहीं बात करें ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बारे में या ग्रामीण बैंकों का निर्माण के, तो इनका जो निर्माण किया जाता है 1975 में किया जाता है। वहीं अगर बात करें KCC कार्ड के बारे में यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो की गई थी 1998 में की गई थी। साथ ही साथ अगर बात करें कि इसमें प्रथम सुधार की बात कर रहा है तो प्रथम जो कि हो जाएगा भूमि सुधार। बात करें कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अगर बात करें ग्रामीण विकास या ग्रामीण बैंकों के बारे में कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो इनकी जो स्थापना की जाती है सर्वप्रथम 1975 में की जाती है। कहाँ पे की जाती है प्रथम बार, पहला ग्रामीण बैंक कहाँ पे खोला जाता है, तो जो कि खोला जाता है अगर उसका नाम की बात करें तो प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से खोला जाता है। कहाँ खोला जाता है, तो मुरादाबाद में खोला जाता है, यूपी के मुरादाबाद में खोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को कई बार मिलेगा कि प्रथमा यानी ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक था। वहीं बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो मुरादाबाद जो कि यूपी में स्थित था। बात करें किस बैंक की सहायता से खोला गया था, तो सिंडिकेट बैंक की सहायता से खोला गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछते हैं कई बार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न वायु के लिए यानी बर्न कृषि के लिए उपयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर बात करें इस सूची ए को सूची बी से मिलाना है, तो जो मैक्सिको में कहा जाता है मेल्पा के नाम से जानी जाती है। ब्राज़ील की बात करें तो रोका के नाम से जानी जाती है। वहीं वियतनाम की बात करें तो रे के नाम से जानी जाती है। अगर बात करें इंडोनेशिया की तो लादांग के नाम से जानी जाती है। यानी कि ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी ए का 1 बी का 2 साथ ही साथ 3 का 4 और जो कि देखने को मिलेगा डी का 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख रहे हैं। तीव्रता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जो जलवायु है उपोष्ण मानसूनी का है या उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो आज के इस डिस्कशन में हम 50 यानी
50 नंबर क्वेश्चन तक ही डिस्कशन करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग लगभग 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी कुछ यानी 49 क्वेश्चन नंबर तक ही डिस्कशन रखते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की डिस्कशन सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।